सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोनाउन का डे 2। इससे पहले हम लोग प्रोनाउन का डे 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जा कर के जरूर देख लो। तो चलो शुरुआत करते हैं डे 2। और डे 2 में प्रोनाउन का जो डे 2 है हमारा, डे 2 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझो रूल नंबर 1। अगर हम रूल नंबर 1 की बात करते हैं, यदि कोई प्रोनाउन या हमारे प्रोनाउंस किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हों तो उसे नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है। मतलब ये हुआ साथियों कि मान लो ये वर्ब है तो वर्ब से पहले जो भी रखा होगा वो हमारा सब्जेक्टिव केस होगा। क्या होगा साथियों? सब्जेक्ट होगा। अब वर्ब के बाद जो भी रखा होगा वो हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। बोलो हाँ कि ना। वही चीज बताया गया है कि वर्ब से पहले जितने भी आएंगे वो सभी नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन आएंगे, सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आएंगे। और वर्ब के बाद जितने भी प्रोनाउन जाएंगे वो सब ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन जाएंगे। ठीक है, चलो समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक बार समझो, एग्जाम्पल को देखो बढ़िया समझ आएगा आपको। मैंने क्या समझाया, पहले हम हर जगह वर्ब को अंडरलाइन कर देते हैं। देखो हर जगह हमने किसको अंडरलाइन कर लिया? वर्ब को अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, वर्ब को अंडरलाइन कर लिया। बात क्लियर है। जब यहां पर हमने वर्ब को अंडरलाइन किया तब देखो ध्यान से, वर्ब के पहले रूल क्या कहता है कि वर्ब के पहले क्या रखा होगा? बोले सर सब्जेक्टिव, या इसी का दूसरा नाम होता है नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो वर्ब से पहले क्या होगा? सब्जेक्टिव केस। तो यहां पर देखो वर्ब से पहले क्या ये सब्जेक्ट है? बोले सर नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है हर, तो हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सी। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस। यहां पर देखो ये वाली हमारी वर्ब दे रखी है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस यू है। बिल्कुल, यू हमारा सब्जेक्टिव केस है। ही सब्जेक्टिव केस है। एंड मी, यहां पे गड़बड़ हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। जबकि वर्ब से पहले सभी प्रोनाउन काय में आएंगे? सब्जेक्टिव केस में या नॉमिनेटिव केस। चाहे तो उसे देखो दोनों एक ही नाम है, चाहो सब्जेक्टिव केस कहो चाहो नॉमिनेटिव केस कहो, बात एक ही है। तो वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट, ए बी सब्जेक्ट, और तो ए बी सब्जेक्ट, यानी कि मी का आई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मी का आई होना चाहिए। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई। यहां पर भी देख लो, ये हमारा सही हो जाएगा, राइट। इसके बाद देखो ये हमारी वर्ब है। वर्ब से पहले ये तो सब्जेक्टिव केस में है, सारिका। सारिका एंड मी आर लाइकली टू गो देयर। सारिका एंड मी, देखो मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है। रूल हमारा क्या था? सब वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, जितने भी प्रोनाउन होंगे सब काय में आएंगे? सब्जेक्टिव केस में। तो मी का यहां पर भी क्या कर लो? आई कर लो। ठीक है, तभी ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बोलो इतनी बात हमको समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या कहा गया है? ध्यान से देखिएगा। यदि कोई प्रोनाउन या प्रोनाउंस किसी वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किए गए हों तो उनको ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए, माफ करिएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हों तो वो सभी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होंगे। वही बात है, सरल सा है, कोई बार बार बताने की जरूरत नहीं। वर्ब से पहले होगा तो वो सब्जेक्टिव केस होगा, वर्ब के पहले होगा तो वो सब्जेक्टिव केस होगा, और वर्ब के बाद होगा दोस्तों वो क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव और वर्ब से पहले सब्जेक्ट। देखो पहले वर्ब को अंडरलाइन कर लो। देखो हमने यहाँ पे वर्ब अंडरलाइन कर ली। ये सी लव्स ही, यहाँ पे वर्ब
अंडरलाइन कर ली। चलो पहले दो को समझ लो। ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या होगा? बोले सर सब्जेक्टिव केस होगा। बोले वर्ब के बाद क्या होगा? बोले सर ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्या इन्होंने ऑब्जेक्ट रखा? नहीं। दे क्या होता है? सब्जेक्ट। दे, देम, देयर। ठीक है, दे, देम, देयर, देमसेल्फ। तो ये जो देयर है, सॉरी, ये जो दे है वो सब्जेक्टिव है, हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, तो दे का क्या कर लोगे? देम कर लोगे। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। यहां पर भी देखो ये यस या ईएस यानी कि सिंगुलर वर्ब दे रखी है, सिंगुलर फॉर्म वाली वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या आएगा? बोले सर ऑब्जेक्टिव केस। रखा क्या? सब्जेक्टिव, तो इसको भी ऑब्जेक्ट बना लो। तो यहां पे हिम का क्या होगा? सॉरी, ही का क्या होगा? हिम होगा। इसी तरीके से यहां पर देखो, ठीक है, ये हमारी वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म अब्यूज्ड। ठीक है, अब देखो वर्ब के बाद बोले सर क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। क्या ये ऑब्जेक्टिव केस है? नहीं, ये पॉजिटिव केस है और ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। तो हमें क्या करना? हमें लाना तो ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो ना देयर आएगा ना दे आएगा, क्या आएगा? देम आएगा। और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस। यहां पर भी देखो वर्ब है, वर्ब के बाद बोले सर ऑब्जेक्टिव केस। क्या ही ऑब्जेक्टिव केस है? नहीं। आई ऑब्जेक्टिव केस है? बोले सर नहीं। तो हम बनाएंगे, यानी कि वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस लाना है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। क्या हो जाएगा? मी। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? क्या समझाया? वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले जितने भी हमारे प्रोनाउन होंगे वो सभी प्रोनाउन हमारे सब्जेक्टिव केस में आएंगे, और वर्ब के बाद जितने भी प्रोनाउन यूज होंगे, ठीक है, वो सभी प्रोनाउन हमारे ऑब्जेक्टिव केस में जाएंगे। इतनी बात हमको समझ में आ गई? बोले ठीक है। चलो आगे देखते हैं। रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है? बोले कोई भी हमारी वर्ब हो, पहले ऐसी समझो, देखो वर्ब के बाद यूज होने वाले जो प्रोनाउन होंगे वो किस में यूज होंगे? बोले सर ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो ये वर्ब के बाद यूज होने वाला ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, प्रेपोजिशन के बाद भी यूज होने वाला प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद भी यूज होने वाला जो प्रोनाउन होता है वो भी ऑब्जेक्टिव केस में जाता है। क्या समझाया हमने? बोले सर आपने समझाया कि वर्ब के बाद प्रोनाउन यूज होगा ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद भी जो प्रोनाउन यूज होगा ऑब्जेक्टिव केस में। ए वर्ब ऑफ अ ऑब्जेक्ट कहलाता है, ए प्रेपोजिशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। ठीक है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। तो यहां पर देखो ध्यान से, समझिएगा। अच्छा, पूरा पढ़ा नहीं, एक बार को मैं पढ़ा देता हूं। बोले वर्ब, एक वर्ब हमने, वैसे तो कोई भी वर्ब हो लेकिन मैंने लेट वर्ब को लिख लिया है। ठीक है, जैसे लेट हिम, लेट मी, लेट अस। तो देखो लेट हिम, जितना भी हम लेट, लेट क्या हमारी एक वर्ब है, लेट क्या है हमारी एक वर्ब है, और लेट के बाद देखो जो भी हम यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अब लेट ही क्यों, कोई सी भी हमारी वर्ब हो, प्रत्येक वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन यूज होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, दूसरी चीज जैसे प्रेपोजिशन लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट। ध्यान देना, मैंने ये शब्द इसलिए उठाए हैं प्रेपोजिशन, बाकी ऑफ, इनटू, ठीक है, ये कभी कुछ इनसे रिलेटेड रहता नहीं। ठीक है, इनमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये भी प्रेपोजिशन होते हैं, क्या इन शब्दों का प्रयोग भी एज अ प्रेपोजिशन यूज हो सकता है? तो हमने इन्हीं शब्दों को उठाया जहां से आपके एग्जाम में एरर पूछे जाते हैं। लाइक हमारा
प्रेपोजिशन भी है और वर्ब भी है। एक वर्ब की तरह भी काम करता है और प्रेपोजिशन की तरह भी काम करता है। जैसे आई लाइक यू, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। यहां पर जो है लाइक क्या है, एक, यहां पर जो है वो लाइक क्या है, एक वर्ब है, वर्ब की तरह काम कर रहा है। और तब यहां पे लाइक का मतलब क्या हो गया, पसंद। क्या हो गया भैया, पसंद। और जब ये प्रेपोजिशन की तरह यूज होगा तब इसका के समान, के जैसा या की तरह इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा। बात इतनी समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट, बिटवीन तो आप जानती हो, बट का भी मतलब क्या होता है लेकिन, और बट का प्रयोग एज अ प्रेपोजिशन और एज अ कंजक्शन दोनों तरीके से यूज होता है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, ये एक कंजक्शन भी है और ये एक प्रीपोजिशन भी है। तो ध्यान रखना, जब ये एज अ कंजक्शन यूज होता है तब इसका हिंदी मीनिंग होता है लेकिन, किंतु, परंतु। लेकिन जब इसका प्रयोग एज अ प्रेपोजिशन होता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है के सिवाय या के अलावा, एक्सेप्ट, के सिवाय या के अलावा के बाद, तब इसका हिंदी मीनिंग होता है बट का, और एक्सेप्ट भी होता है। आगे के बाद प्रोनाउन जो आएंगे वो ध्यान बनाए रखना किस में आएंगे, बोले सर ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। देखो लेट के बाद हमने क्या बताया, लेट एक वर्ब है और इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो यहां पर ये तो सब्जेक्ट है तो आप ही का ऑब्जेक्ट हिम करो। अच्छा, यहां पर देखो लेट के बाद जो भी प्रोनाउन आएंगे, बोले सर ये प्रोनाउन जो लेट के बाद आएंगे वो काय में आएंगे, बोले सर ये ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे, लेकिन ये तो सब्जेक्टिव केस में है। अच्छा, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, यू, योर, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो ये तो यू ठीक लिखा है लेकिन ये सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो आई का यहां पे क्या करना होगा, मी, लेट यू एंड मी। बात कितनी क्लियर हो गई। आगे एग्जाम्पल देखो नेक्स्ट, इसी को, ये तो लेट यानी कि वर्ब वाली बात बता दी। इसके बाद प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जब भी प्रेपोजिशन होगा तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। ठीक है, ना कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का। क्या समझाया, प्रेपोजिशन के बाद ये हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। किसका नहीं होगा, बोले सर सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, समझो यहां से, मोहन लाव्ड एट, एट क्या है हमारा, ये प्रेपोजिशनल, तो ये हमारे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। इधर क्या कहलाएंगे, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये देखो प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन यूज होंगे वो भी ऑब्जेक्टिव केस में। बहुत नोटेड पॉइंट है, कहीं पर भी नोट कर लीजिएगा, प्रेपोजिशन के बाद जब भी प्रोनाउन यूज होगा ऑब्जेक्टिव में, वर्ब के बाद जब भी प्रोनाउन यूज होगा ऑब्जेक्टिव केस में। देखो अब ये सब्जेक्ट एट, यू एंड आई, ये क्या हो गया, गलत, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आना। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन, बिटवीन क्या है यहाँ पे हमारा, प्रीपोजिशन है दो के लिए। ये तो सबको पढ़ा होगा कि दो के लिए बिटवीन लगाते हैं और दो से अधिक के लिए अमंग का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन में। तो लेकिन इस बिटवीन प्रीपोजिशन के बाद में जो प्रोनाउन आएंगे वो हमारे ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। क्या चेक करो ध्यान पूर्वक, ऑब्जेक्टिव केस में है, बोले सर हर ऑब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। हाँ बिल्कुल ठीक है, गलती कैसे करके देंगे, वो वहां पर बिटवीन के बाद सी या आई, या हो सकता है इसको हर रहने दें लेकिन इसको आई रहने दें। ठीक है, बट आप ध्यान बनाए रखना
कि जब भी प्रपोजिशन के बाद जितने भी प्रोनाउन यूज होंगे वो सभी ऑब्जेक्टिव केस में यूज होंगे। अगला हमने क्या बताया कि लाइक के दो मीनिंग होते हैं, लाइक हो या अनलाइक हो, इनका प्रयोग एक वर्ब के रूप में भी होता है। लाइक तथा अनलाइक का प्रयोग जब प्रेपोजिशन के रूप में भी होता है तो इनका प्रयोग एक वर्ब के रूप में भी होता है और एक प्रेपोजिशन के रूप में भी होता है। जब इनका प्रयोग एक प्रेपोजिशन के रूप में होता है तब इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ध्यान बनाए रखना, ना कि नॉमिनेटिव केस का यानी कि सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं होता। चलो देखते हैं एग्जाम्पल को और अच्छा समझ आएगा, बेहतरीन। चलो यहां पर देखिए आपके पास कुछ एग्जाम्पल हैं और एग्जाम्पल में देखो, यू आर लाइक हर, तुम उसकी तरह हो या उसके जैसे हो, के जैसे, के समान, की तरह, ठीक है। अब ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब, यानी कि जब इजार बाज वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होने लगे तो उसी को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। अलाइक क्या हो गया, अब ये प्रेपोजिशन हो गया और जब ये प्रेपोजिशन की तरह, देखो अब आप कह रहे हो कि सर ये वर्ब नहीं हो सकती, नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में। अगर ये वर्ब होती तो एक तो इजारे बाज वर्ब के साथ जो भी कॉन्टिन्यूअस की वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उनके साथ आईएनजी फॉर्म आती, यानी कि इजारे बाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मे बी पॉसिबल, ठीक है। और अगर ये पैसिव वॉइस में होता तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। तो वाक्य या तो एक्टिव में होता है या पैसिव में होता है, दो ही तरीके से हो सकता है। एक्टिव में होगा तो आईएनजी आएगी, पैसिव में होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आने का कोई चांस नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ एक ही जगह आती है, कहां, एक तो डिड के, एक तो ध्यान रखना कि जब प्लूरल सब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्लूरल सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट पर, तो वहां पे B1, इसके बाद डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जितनी भी हमारी मॉडल वर्ब होती हैं 12-13, ठीक है, उन मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो अब आगे देखो क्या समझाया हमने, तो यहां पर ये प्रेपोजिशन की तरह लाइक का यूज हुआ है और इसके बाद जब भी लाइक का प्रयोग, लाइक और अनलाइक का प्रयोग एज अ प्रेपोजिशन हो तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। यहां पर भी माई डॉटर लुक्स, ये तो वर्ब हो गई लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये यहां पे क्या है, प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। यहां पर देखो नोट पॉइंट में मैंने थोड़ा आपको बेहतर समझाने के लिए लिख भी रखा है। क्या लिख रखा है साथियों, कि बट का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में होने पर इसका अर्थ एक्सेप्ट यानी कि के सिवा या के अलावे होता है, तथा इसके पहले, अब यहां पे नोट पॉइंट है, ये बढ़िया करके नोट, ऑल, नन, एवरी, एनी, नो, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, नथिंग, नोबडी, नो वेयर, ईटीसी का प्रयोग रहता है। अतः इस केस में वर्ब के पहले बट प्लस नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। क्या बताया और ध्यान से, ये बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा। मैंने क्या बताया कि जब भी बट का प्रयोग एज अ प्रेपोजिशन हो और इसके पहले जो है ऑल, नन, एवरी, ठीक है, एनी, नो, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, नथिंग, नोबडी, कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन लगा हुआ हो तो ध्यान बनाए रखना कि बट के बाद में नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके के केस लग जाएंगे। चाहो तो नॉमिनेटिव का लगा दो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस लगा दो, लेकिन ध्यान बनाए रखना नॉमिनेटिव केस का प्रयोग ज्यादा बेहतर माना जाता है। जरा समझो एग्जाम्पल, क्या समझाया, एवरीवन बट, देखो ये तो बट है। अब आप कहोगे सर ये कंजक्शन नहीं हो सकता, नहीं, यहां पर ये एज अ प्रीपोजिशन है और जब ये एज अ प्रीपोजिशन है और इसके पहले ध्यान दो, हमने क्या बताया, कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन लगा हुआ हो, बट के पहले कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन लगा हुआ हो तो बट के बाद ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस लगाए जा सकते हैं, यानी कि बट के बाद, इस प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव, ये
अब तक हमने क्या सिखाया था कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब बट एज अ प्रेपोजिशन यूज हो रहा हो तब, और उसके पहले कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी, नथिंग, ये नो वन, तो इस तरीके के लगा हुआ हो तब यहां पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आ सकते हैं। लेकिन अच्छा क्या माना जाता है, बट प्लस नॉमिनेटिव केस का प्रयोग ज्यादा अच्छा माना जाता है, ज्यादा बेहतर होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? बोले बिल्कुल सर। अगर आपने बट के बाद हर भी लगा दिया यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव केस भी लगा दिया तो भी सही, यानी कि ये दोनों ही कंडीशन आपकी सही है। बट अब ध्यान देने वाली बात है, लेकिन अगर बट का प्रयोग वर्ब के बाद हो, देखो ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, और वर्ब के बाद बट का प्रयोग हुआ है, एज अ प्रीपोजिशन हुआ है, नॉट कंजक्शन। देखो जब बट का प्रयोग भी दो तरीके से, एज अ कंजक्शन, आपने जब आप सिंथेसिस पढ़ते हो तो सिंथेसिस में आप पढ़ते होंगे सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। जब आप कंपाउंड सेंटेंस पढ़ते हो तो वहां पर चार तरीके के कंजक्शन पढ़ते हो, कुमुलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन और इलेटिव कंजक्शन। ठीक है, तो जो एडवर्सेटिव कंजक्शन होते हैं उसमें बट, यट, नेवरथलेस, इस तरीके के कंजक्शन आते हैं। तो जो बट कंजक्शन है ना, वो कौन सा है, एडवर्सेटिव कंजक्शन है। तो ये जब एडवर्सेटिव कंजक्शन के रूप में काम करता है तब इसका मीनिंग होता है लेकिन, किंतु, परंतु। बात समझ गए? लेकिन यहां पर के सिवाय या के अलावा, यहां पे बट का मीनिंग क्या है, के सिवाय या के अलावा। ध्यान रखना, तो प्रेपोजिशन के भी दो मीनिंग, ठीक है, लाइक के भी दो मीनिंग, ठीक, बट और लाइक, अनलाइक, इनको विशेष ध्यान रखो। अब उन्होंने यह समझाया कि जब भी बट का प्रयोग वर्ब के बाद हो, जब भी बट का प्रयोग वर्ब के बाद हो और एज अ प्रीपोजिशन हो तो ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन आएगा, दैट इज कंपलसरी। अब यहां पे दोनों नहीं लगा सकते, ठीक है। एज अ सब्जेक्टिव यूज होने पर आप दोनों लगा सकते हो, लेकिन वर्ब के बाद बट अगर एज अ प्रीपोजिशन है तो बट के बाद निश्चित ही कौन सा प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। रूल नंबर 5 देखिए। रूल नंबर 5 की बात करें तो जेरेंड, जेरेंड क्या होता है, किसी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी लगा दें, क्या बताया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी लगा दें तो ये हमारा क्या बन जाता है, जेरेंड बन जाता है। अच्छा, पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से बन जाता है। तो जेरेंड और पार्टिसिपल में फिर क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेरेंड एंड पार्टिसिपल। देखो जो पार्टिसिपल होता है वो एज अ एडजेक्टिव काम करता है, यानी कि जब भी पार्टिसिपल का प्रयोग होगा तो उसके बाद एक नाउन का प्रयोग जरूर होगा, वाक्य में एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा होगा, इसीलिए उसको हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। यानी कि पार्टिसिपल वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है, इसीलिए उसका नाम वर्बल एडजेक्टिव होता है। बट जो जेरेंड होता है, जेरेंड के बाद किसी अन्य नाउन का प्रयोग नहीं होगा वाक्य में, ठीक है। तो और ये क्या है, नाउन का भी काम करता है, जेरेंड भी रहता है और एज अ नाउन काम करता है। तो इसलिए ध्यान बनाए रखना, इसके बाद किसी अन्य नाउन का प्रयोग नहीं होगा बट वहां पर होगा। तो ये बेसिक सा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्या, पार्टिसिपल में एक नाउन का प्रयोग होगा लेकिन जेरेंड में नहीं होगा। जैसे हेयरिंग द नॉइस, हेयरिंग द नॉइस द लायन रन अवे, शोर को सुनकर शेर भाग गया। लेकिन और वहां पर ता, ती, ते के बाद हिंदी मीनिंग हुआ, हुई, हुए निकलेगा। लेकिन जब जेरेंड के रूप में आप यूज करोगे, जैसे सीइंग इज बिलीविंग, देखना विश्वास करना है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छी
एक अच्छा व्यायाम है। यहां पर जो है जेरेंड तब होगा जब आप इनका हिंदी मीनिंग निकालोगे तो वर्ब, हिंदी की जो वर्ब होगी वो ना नी ने पे खत्म होगी। जैसे सुनना, तैरना, एक अच्छा व्यायाम, तैरना ना पे खत्म हो रहा। यही बेसिक सा डिफरेंस है, जब हम पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल करेंगे। अभी तो फिलहाल ये समझो उन्होंने क्या बताया कि जेरेंड, जेरेंड कैसे बनेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो। जैसे हमने कहा गो, गो का जेरेंड बनाओ, तो कुछ मत करो, इसमें आईएनजी लगा दो, जेरेंड बन गया। ठीक है। हमने कहा टॉक, इसका जेरेंड बनाओ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, जेरेंड बन गया। बात समझ गए? तो जब भी कोई जेरेंड या पार्टिसिपल बनाने को कहे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो। ठीक है, चलो। तो जो जेरेंड होता है, जेरेंड के बाद भी हमेशा अगर कोई प्रोनाउन यूज हुआ तो वो प्रोनाउन कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा, कभी भी सब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा। यहां पर देखो, ये देखो हमारा आईएनजी है, तो ये तो जेरेंड हो गया। जब ये जेरेंड है तो इसके बाद रूल हमारा ये कहता है कि जो प्रोनाउन आना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए, लेकिन यहां पर तो सब्जेक्ट है, यही एरर है। जेरेंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ही का हिम करो। ठीक है, जेरेंड के बाद बोले सर ऑब्जेक्टिव केस है क्या, सब्जेक्टिव, तो इसे ऑब्जेक्ट करो। जेरेंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस, समझ गए? अब इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बन जाता है। इन्फिनेटिव क्या होता है? मान लो कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दिया तो वर्ब वो इन्फिनेटिव वाली वर्ब कहलाने लगती है। जैसे हमने कहा अभी मैं आपको अभी मैं क्या कर रहा हूं, रूल्स को रीड कर रहा हूं, तो रीड क्या है, पढ़ना। अगर हम कहें रीड का इन्फिनेटिव बनाओ तो टू रीड कर दो। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं यानी कि टीच, हमने कहा टीच वर्ब का इन्फिनेटिव बनाओ तो टू टीच। इसका मतलब ये हुआ किसी भी वर्ब से पहले अगर आप टू लगा देते हो तो वो वर्ब हमारी इन्फिनेटिव बन जाती है। के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, अब तो चाहे हमारा जेरेंड हो चाहे हमारा इन्फिनेटिव हो, दोनों के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। अब पहचानते हैं वाक्य में कहां पर इन्फिनेटिव है, पहचानते हैं वाक्य में कहां पर इन्फिनेटिव है, जरा देखो। आई रिक्वेस्टेड हर, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। हमने कहा इन्फिनेटिव कैसे पहचानोगे, बोले सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा होगा। बिल्कुल, देखो यहां पर ध्यान से, क्या कम हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बोले सर है। इससे पहले टू लगा है, बोले सर लगा है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, इन्फिनेटिव होगी। ठीक है ना। इन्फिनेटिव के बाद क्या आना चाहिए, बोले सर ऑब्जेक्टिव केस। क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। कहीं आया है, जैसे आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हेयर, बिल्कुल सही। पहले या बाद कहीं पर भी लगा दो, ध्यान से पढ़ो रूल को। उन्होंने क्या कहा, इन्फिनेटिव के पहले और बाद, चाहे तो पहले चाहे बाद। अगर पहले तो पहले, इन्फिनेटिव के पहले भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा अगर रखा हुआ है तो प्रोनाउन। ठीक है, और अगर इन्फिनेटिव के बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है तो वो भी ऑब्जेक्टिव केस में। यही चीज यहां पर समझाई गई है। देखो ये हमारा इन्फिनेटिव है, इसके ठीक पहले प्रोनाउन रखा है, लेकिन वो प्रोनाउन किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। यहां पर भी बोले सर इन्फिनेटिव है, इससे पहले प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में नहीं, ये तो सब्जेक्टिव है, तो ये गलत हो गया। इसका सही ऊपर। नीचे देखो, यहां पर समझो मोहन को, देखो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इससे पहले ये टू लग गया, तो ये तो इन्फिनेटिव बन गया। बोले इन्फिनेटिव के पहले भी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, सॉरी इन्फिनेटिव के पहले भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, और इन्फिनेटिव के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, तो यहां पर भी क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा।
तो ये बिल्कुल सही है। अगर टू मीट के बाद आई लिखा हो तो यही हमारा क्या होगा, एरर होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखो साथियों, अगला रूल नंबर 7 क्या कहता है रूल नंबर 7 की अगर हम बात करें तो टू बी, अब ये टू बी क्या होती है, टू बी किसे कहेंगे, लिंकिंग वर्ब, यानी कि टू बी कौन सी होती है, इजारा एवं बाजवर वाली फॉर्म क्या होती है हमारी, टू बी फॉर्म कहलाती हैं। तो बोले टू बी यानी कि टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव के पहले और बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ये भी तो इन्फिनेटिव है क्योंकि बी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाइए, टू, तो ये भी ध्यान देना, टू और बी हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इन्फिनेटिव ही तो बन गया। तो इसके जब भी कहीं पर टू बी लिखा हो तो टू बी के पहले और टू बी के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन आएगा। आगे देखो नेक्स्ट रूल, अगला रूल आपसे यह कहा गया है कि यदि दो नॉमिनेटिव केस, ध्यान से सुनना, यदि दो नॉमिनेटिव केस के बीच तुलना की गई हो तो एज और देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। सिंपल सी बात है यार, ध्यान दो, यहां पर हमने एज और एक और लिखा देन। मान लो अगर इनकी तुलना दो सब्जेक्ट से हो रही है, ठीक है, तो इसके बाद सब्जेक्टिव केस आएगा। अगर इनकी तुलना ऑब्जेक्ट से हो रही है, दो ऑब्जेक्ट के साथ हो रही है, तो एज और देन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बस इतना ध्यान रखना। अगर तुलना एज, जब भी वाक्य में एज देन एक तुलनात्मक शब्द है, तुलना करने वाले शब्द हैं, ठीक है, इनके पहले अगर तुलना सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से हो रही है तो एज और देन के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो भी सब्जेक्टिव केस का आएगा। अगर एज और देन जो है कि तुलना, यानी कि तुलना वाले शब्द जो हैं वो ऑब्जेक्टिव केस के हैं, दो ऑब्जेक्ट के मध्य तुलना हो रही है, तो एज और देन के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। सीधी सी बात। ठीक है, चलो पहले यहां पर देखो ध्यान से, मुकेश इज एज फास्ट एज आई। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं कि ऐसी कंडीशन में, ठीक है, सिर्फ दो ही लोग होंगे। जब ऑब्जेक्ट की तुलना होगी तो वहां पर लोग हो जाएंगे तीन, ध्यान बनाए रखना। ठीक है, अब देखो, जब सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से तुलना हो रही है कि मुकेश उतना मोटा है जितना कि मैं, तो दोनों सब्जेक्ट ही हैं, यहां ऑब्जेक्ट की कोई बात ही नहीं है, तो इसका मतलब एज के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, यानी कि यहां पे मी का प्रयोग गलत है। आई रन फास्टर देन ही, यहां पे सीधे सीधे सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी तो यहां पर दोनों सब्जेक्टिव केस में ही होंगे। ठीक है, अब देखो, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस लगाना गलत है, यहां पर सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस। अब उन्होंने आगे समझाया नोट पॉइंट में जो चीज हम पहले ही समझा चुके हैं आपको। हमने यहां पे कहा लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना होने पर एज देन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन एज और देन के बाद अगर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा किस कंडीशन में, जब उसकी तुलना ऑब्जेक्ट से की जा रही होगी। सीधी सी बात, ये सब्जेक्ट हो गया, रिस्पेक्ट यू। अब देखो ये देन लगा है, अब हमने क्या बताया, ऐसी कंडीशन में एक, दो, ठीक है, और तीन लोग होगा नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में इनकी जो तुलना होती है वो किससे, ऑब्जेक्ट से होती है। तो ऑब्जेक्ट से होने पर जो देन के बाद प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। सी रिस्पेक्ट यू, वो तुम्हें सम्मान देती है, मोर देन मी, मुझसे ज्यादा। आई नो यू, आई नो यू एज मच एज हिम। देखो, जब तुलना ऑब्जेक्ट से हो रही हो तो
देन और एज के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। आई लव यू एज मच एज हिम, ठीक है, एज मच एज हिम, इसका मतलब तुलना किससे हो रही है? ऑब्जेक्ट से हो रही है। जब ऑब्जेक्ट से हो रही है तो इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। इसका मतलब ही यही हो जाता है, आई लव यू एज मच एज आई लव हिम, यानी कि मैं तुम्हें उतना प्यार करता हूं जितना मैं उसे करता हूं, ठीक है। मैं तुमसे उतना प्यार करता हूं जितना मैं उससे। बात इतनी क्लियर हो गई। तो ये ध्यान रखना, जब दो सब्जेक्ट के बीच में तुलना हो तो एज और देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना हो तो एज और देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यूज ऑफ इट, इसको हम अगले डे 3 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको देखने में बोरियत महसूस होगी। तो इसको हम जो डिस्कस करेंगे डे 3 में, कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है साथियों। ओके, जय हिंद, जय भारत।